साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें आपका मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो बिहार परिदृश्य वाला पोर्सन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो आपका बीपीएससी की परीक्षा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जयनगर कुर्था रेल लाइन के बारे में। तो जयनगर ये कहाँ पे? बिहार के मधुबनी में है और कुर्था आपका नेपाल में है। तो यहाँ तक के लिए ट्रेन सेवा जो है अप्रैल 2022 में आरंभ की गई है। इसका उद्घाटन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह रेलखंड अभी 34.9 किलोमीटर लंबा है। यह रेल नेटवर्क कुल 68.72 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुर बर्दिवास परियोजना का ही एक हिस्सा है। वर्तमान में इस रेलखंड पर 2 डेमू ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनकी आपूर्ति कोंकण रेलवे ने की है। आगे बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। तो पूर्वी चंपारण को, ठीक है, पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेष्ठी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले की तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है। यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, जबकि राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की बात करें तो सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग 22वीं तथा स्कोर कितना 32.06 है, जबकि सूचकांक 2020 में यदि बात करें 1 साल पहले तो बिहार की रैंकिंग कितनी थी? 30 थी। अभी क्या है? 2021 में रैंकिंग 22 है और 2020 में 30 थी, मतलब 8 अंकों का सुधार हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष जो 3 राज्य हैं, पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। सूचकांक 2021 के अनुसार भू आबद्ध लैंड लॉक्ड राज्यों में बिहार की यदि बात करें तो ये 10वें स्थान पर है। ओवरऑल 22वें स्थान पर है, ऐसे आपका 10वें स्थान पर है। भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा जो है वो आपका शीर्ष पर है। आगे देखते हैं इसमें बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 के बारे में। तो बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? पटना में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई थी? 2017 में। आगे बात करते हैं फ्रॉग वॉक ऐप के बारे में। तो देखिए, इस ऐप का शुभारंभ जो है मार्च 2022 में किया गया। इस ऐप का निर्माण भागलपुर के खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया है। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य छोटे कामगारों जैसे कि हलवाई, बढ़ई, नलसाज एवं पेंटर आदि की रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना है। तो इसका नाम क्या है? फ्रॉग वॉक। तो ध्यान रखिएगा कि है क्या। बिहार भूमि सुधार की बात करें तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने गाँव के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है। मार्च 2022 में बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन किया जाएगा। इसे जो है हर बार अपग्रेड किया जाएगा। आगे बात करते हैं 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए, 22 मार्च 2022 को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना दिवस की थीम जल जीवन हरियाली रही है। इसमें और देखते हैं तो देखिए, 22 मार्च 2012 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। इस समय जब 1912 में जब इसको अलग किया गया था तो बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। ठीक है, बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ, जिसकी नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रही है। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो बिहार वर्ष 2021 के सूचकांक में 11वें स्थान पर रहा है, जिस स्थान पर वह 2020 में था। तो 2020 में और 2021 में दोनों में यह 11वें स्थान पर था। बिहार को 4 श्रेणियों स्टार, प्रदर्शन, कैचिंग अप एवं अन्य में कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये तीनों स्टार श्रेणी में है। इनके अतिरिक्त गुजरात चौथे पे है और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है और ये भी स्टार श्रेणी में है। आगे बात करते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन
द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। यह प्रतिमा शयन मुद्रा में होगी। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी तथा 30 फुट ऊंची, 100 फुट लंबी तथा 30 फुट ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ है। फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया जो है बिहार का पहला जिला बना है। तो ध्यान रखिए कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार के पूर्णिया जिले ने 9 अस्तित्व फाउंडेशन स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया है। 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के काशवा प्रखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, पूर्णिया के काशवा प्रखंड में। आगे बात करते हैं पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में। तो इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूरे देश में कुल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण होना है पीएम मित्र के तहत। उसमें से एक जो है आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भी इसका निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम पूर्वी में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पश्चिम चंपारण में इसका निर्माण होगा। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। तो इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। आगे बात करते हैं, एस सिद्धार्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ हैं। राजगीर जू सफारी के बारे में, तो 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में, कहाँ पर? राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया फरवरी 2022 में। गौरतलब है कि 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया था, जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, शिलान्यास किया गया था 2016 में, अब इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया। आगे चलते हैं अगले उस पर। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई थी। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया। तो यहीं पर आपका ग्लास स्काई वॉक है और आपका जू सफारी का भी प्रारंभ यहीं पर किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बारे में। तो 13 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पे किया? पटना में किया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के बारे में। तो यह जो है 15 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। आगे बात करते हैं, यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो 2 है, 7 निश्चय पहला था उसका प्रथम चरण, तो जो उसका दूसरा चरण चालू किया गया उसके तहत यह शुरू की गई है योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट। देखिए, पायलट योजना के तहत यह योजना राज्य के सभी जिलों की कम से कम एक पंचायत में लागू होगी। बिहार शहीद दिवस की बात करें तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। इस तिथि को वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर के 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। ठीक है, कब? 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर में। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। तो याद रखिएगा, बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाएगा? 15 फरवरी को। प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्टेशन स्पेशल ट्रेन के बारे में बात करें तो प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उदना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के सूरत शहर के उदना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक सितंबर 2021 में। देखिए, 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने सूरत क्षेत्र के चलथान से खड़गपुर डिवीजन के सकरौल तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। आगे चलते हैं, आशियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना के आशियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ फरवरी 2022 में। यहाँ पर कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ठीक है, और
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ यह समझौता, इसको लगाने का समझौता किया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो जगदीश प्रसाद मंडल को, किसको, जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। वहीं अमृत मिश्र द्वारा लिखित अंशु बनी पसारी जायब अंशु बनी पसरी जायब ये बाल कविता है को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में साकिबुल गनी का 13 शतक। तो ये बिहार रणजी टीम के बल्लेबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मिजोरम के खिलाफ 13 शतक इन्होंने लगाया। नाम क्या है, साकिबुल गनी। ये प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं साकिबुल गनी। देखिए ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के मोतिहारी जिला से संबंध है। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आगे चलते हैं कालूघाट इंटरमंडल टर्मिनल के बारे में। तो बिहार के सारण जिले में, कहाँ पर, बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर जो है पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया, कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है पटना के गायघाट से लेकर के गुवाहाटी के पांडु के लिए जलमार्ग एक से पोत एमबी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। इसके अतिरिक्त पटना से पांडु गुवाहाटी में तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार खोलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो बिहार के मनन कुमार मिश्रा, ये गोपालगंज के हैं, मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष हैं, 31वें अध्यक्ष हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं 31वें अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ये बिहार के गोपालगंज से संबद्ध हैं। अंजनी कुमार सिंह जो है बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये याद रखिएगा कि बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री करते हैं। और बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी। कब की गई थी, 1917 में, जैसे कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई थी। आगे चलते हैं, मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हुआ है। तो ये 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। देखिए 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, लिली रे को। आगे चलते हैं, बिहार का पुनैरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है। पुनौरा धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। तो सर्किट जो दर्शन सर्किट है उसमें रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इसको प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है जो पुनौरा धाम के रूप में विख्यात है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। यह बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा, कैमूर जिले में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का एकमात्र जो अभी तक का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो नया जो खोला जाएगा वो आपका कहाँ पे है, कैमूर जिले में। और इससे पहले वाला वाल्मीकि वाला पश्चिमी चंपारण में है। पद्म पुरस्कार 2022 में बिहार के प्रतिनिधि की बात करें, मतलब बिहार के कितने लोगों को दिया गया है, तो 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 हेतु 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें बिहार के 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। पद्म पुरस्कार के देखिए, शैवल गुप्ता को पद्मश्री दिया गया है, मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, शैवल गुप्ता को। वहीं आचार्य चंदना जी को पद्मश्री दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए।
बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। 13 जनवरी 2022 की श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी 17वीं नंबर की? सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका 7.84% है। कितना है? 7.84% है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। पहले कितना था? 6.81 था। आगे इसमें देखते हैं वनावरण वर्ग मतलब किस प्रकार के हैं। क्षेत्रफल 2021 में, क्षेत्रफल 2019 में। तो यहाँ पे बहुत आंकड़ा नहीं याद रखना है आपको। देखिए बहुल घने वन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन जो है ये आपके 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। और खुला वन जो है ये आपका 3761 वर्ग किलोमीटर है। और कुल कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक कौन सा है? सबसे अधिक आपका खुला वन है। सबसे अधिक खुला वन है, उसके बाद मध्यम रूप से घने वन और सबसे कम घने वन है। आगे चलते हैं। वनावरण में शीर्ष जिले की बात करें तो देखिए बहुत घने वन वाले में शीर्ष जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। मध्यम घने वन में भी पश्चिम चंपारण। खुले वन में कौन सा है? कैमूर है, जहाँ पे आपका बाघ अभयारण्य खोला जाना है। तो बहुत घने वन में पश्चिम चंपारण, मध्यम घने वन में भी पश्चिम चंपारण और खुले वन में कैमूर है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिलों की बात करें सर्वाधिक, तो देखिए कैमूर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, मतलब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ पे 1% कितना है? 31.56% है। जबकि पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे है 903.34 वर्ग किलोमीटर, 17.28%। रोहतास तीसरे नंबर पे है 17.26%। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसमें नंबर 1 पे कैमूर है, दूसरे पे पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास है। परसेंटेज के रूप में भी आप देखेंगे तो कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण है और फिर रोहतास है। तो ये क्रम याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए चाहे परसेंटेज के अनुसार पूछा जाए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे कम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के रूप में। तो देखिए क्षेत्रफल के रूप में देखेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल वनावरण कहाँ पे? शेखपुरा में है। दूसरे नंबर पे आपका अरवल आता है, यहाँ पे 0.65 है और सबसे कम 0.17 है। फिर तीसरे नंबर पे आता है जहानाबाद 0.48%। तो सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्रफल के हिसाब से जिला कौन सा है? शेखपुरा, दूसरे पे अरवल है और उससे तीसरे पे जहानाबाद है। अब परसेंटेज के अनुसार वनावरण वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें तो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर नवादा है। यहाँ वाला ये क्रम जो है, आप एक सेकंड, यहाँ वाला जो क्रम है इसको आप क्षेत्रफल के अनुसार ही याद रखिएगा। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। और यहाँ पर आप जो है परसेंटेज के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। तो कैमूर सबसे अधिक परसेंटेज वाला है, दूसरे नंबर पे जमुई है, तीसरे पे नवादा है। तो कैमूर, जमुई, नवादा। और सबसे कम में देखें परसेंटेज के मामले में तो शेखपुरा जो क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे कम है, बक्सर दूसरे पे है, सिवान तीसरे पे है। शेखपुरा, बक्सर, सिवान, इस क्रम को आप परसेंटेज के रूप में याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि एवं कमी करने वाले जिले कौन से? सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि बांका में, फिर दूसरे नंबर पर जमुई में, फिर तीसरे पे गया। बांका में 16.29 किलोमीटर, जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर, गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर है। तो बांका, जमुई, गया, ये क्रम याद रखिए, बांका, जमुई, गया। और सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है? तो कैमूर में सर्वाधिक कमी हुई है, उसके बाद सुपौल है, फिर रोहतास है। कैमूर, सुपौल, रोहतास। आगे चलते हैं। देखिए कैमूर में ही परसेंटेज के रूप में सर्वाधिक वनावरण है और क्षेत्रफल के रूप में भी है, और कैमूर में ही सबसे ज़्यादा कमी भी हुई है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। वृक्षावरण की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है, 2.49% है।
वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 2019 में कितना था, 2003 वर्ग किलोमीटर था, तो इसमें 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो देखिए वनावरण कितना है, वनावरण जो है आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, कितना 7.84%। वृद्धि कितनी है 75 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण कितना है 2341 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज के रूप में 2.48%। वृद्धि कितनी हुई 338 वर्ग किलोमीटर की। कुल कितना है, कुल वृक्षावरण वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो है 9721.79 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज के रूप में 10.32% है। कितना है 10.32%, 10.32% और 413 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो परसेंटेज है आप इसको जरूर याद रखिएगा। वनावरण 7.84 है, वृक्षावरण 2.48 है और कुल कितना है 10.32% है। अन्य बिंदुओं की बात करें, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। आगे बात करते हैं, अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है, तो याद रखिएगा अमीर सुबहानी है। आगे चलते हैं, सुशासन सूचकांक 2020-21 के बारे में बात करें तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण रहा है। इसमें 2020-21 में बिहार की स्थिति की यदि बात करें तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी समूह में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया। मतलब ग्रुप बी में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और बिहार जो है 6वें स्थान पर है। बिहार ने पिछले सूचकांक जो इसका पहला संस्करण था 2019 वाला, इसकी तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर कितना था 4.4 था, इस बार 4.624 है। आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक बिहार की रैंकिंग की बात करें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 6ठी रैंकिंग है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 7वीं है, मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 3री है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा पहली है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में ग्रुप बी में पहली है। वहीं आर्थिक शासन में 5वीं है, आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वीं है, समाज कल्याण एवं विकास में 8वीं है, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 7वीं है, पर्यावरण क्षेत्र में 7वीं है, नागरिक केंद्रित शासन में 4थी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में 3री है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। तो यहाँ पे पहली किस्म ये जरूर आप याद रखिएगा, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में, और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 3री है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार की स्थिति की बात करें तो इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। ये फैक्ट याद रखिएगा। बिहार की 51.91%, 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है। बिहार का MPI स्कोर 0.265 है। ग्रामीण क्षेत्र में ये जो स्कोर है वो 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में 0.117 MPI स्कोर है। राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना, राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार, जो 2015-16 का आंकड़े हैं के अनुसार, राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर है, 39.86%। जबकि ये आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है 2019-20 का, इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। इससे पहले जो आंकड़ा था 4 वाला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसमें बताया गया कि 39.86 मतलब करीब 40% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर है। अब क्या है, जो 2019-20 की जो रिपोर्ट है इसमें एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है कि अब मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है। तो 40 से 3.7 पहुंच गए, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अन्य चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो जिले हैं उनमें नंबर 1 पर आपका किशनगंज है। यहाँ के 64.75% आबादी जो है वो गरीब है, बहुआयामी गरीबी से
ग्रसित है। अररिया दूसरे पे है, मधेपुरा तीसरे पे है, पूर्वी चंपारण चौथे पे है और सुपौल पाँचवें पे है। तो ये इनकी जो बहुआयामी गरीबी यहाँ पे 64% से ऊपर ही है, इन पाँचों में 64% से ऊपर ही है। तो किशनगंज है, अररिया है, मधेपुरा है, पूर्वी चंपारण है और सुपौल है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम गरीबी वाले, बहुआयामी गरीबी वाले जिलों की, जहाँ पे न्यूनतम है। तो सबसे कम कहाँ पे? पटना में है। यहाँ की 29.2% जो आबादी है वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। इससे ज़्यादा कहाँ पे है? भोजपुर, फिर तीसरे पे सिवान है, चौथे पे रोहतास है, पाँचवें पे मुंगेर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पटना, भोजपुर, सिवान, रोहतास, मुंगेर है। तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला पटना है और अधिकतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला किशनगंज है नंबर 1 पर। अब विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य की यदि बात करें तो देखिए, संकेतक पोषण के मामले में देखें बिहार अंतिम स्थान पर है और अग्रणी राज्य कौन सा? सिक्किम है पोषण के मामले में। बाल एवं किशोर मृत्यु के मामले में देखेंगे तो बिहार अंतिम स्थान पर है, नंबर 1 पे केरल है। मातृत्व स्वास्थ्य में अंतिम स्थान पर है, पहले पे केरल है। स्कूल शिक्षा के वर्ष में बिहार अंतिम स्थान पर है, केरल पहले पे है। स्कूल में उपस्थिति के मामले में अंतिम स्थान पर केरल पहले पे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन के मामले में अंतिम से 5वें पे है और गोवा पहले पे है। पेयजल में स्वच्छता में अंतिम पर है, पहले पे केरल है। पेयजल में दूसरे पे है, पेयजल के मामले में गोवा पहले पे है। विद्युत में यहाँ पेयजल में दूसरे पे है, पेयजल के मामले में जो बिहार है उल्लेखनीय है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, द्वितीय है, जबकि गोवा पहले पे। तो गोवा फिर उसके बाद बिहार है। विद्युत के मामले में अंतिम से 5वें पे है और नंबर 1 पे गोवा है। आवास के मामले में अंतिम से 5वें पर है, गोवा नंबर 1 पर है। संपत्ति के मामले में अंतिम से तीसरे पे है, पंजाब नंबर 1 पर है। बैंक खाते के मामले में 9वें नंबर पे है और हिमाचल प्रदेश पहले पर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वच्छता पेयजल के मामले में बिहार दूसरे पे है, पहले पे आपका गोवा है। जबकि पोषण के मामले में, बाल एवं किशोर मृत्यु के मामले, मृत्यु दर में, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता, इन सभी मामलों में बिहार जो है इन पैमानों पर अंतिम पे है। अब बात करते हैं समाज सुधार यात्रा के बारे में। तो 22 दिसंबर 2021 से मोतिहार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा आरंभ की। कब? 22 दिसंबर 2021 को। कहाँ से? मोतिहार से। यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिले शामिल थे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई इसको। इसमें आगे देखते हैं, एक सेकंड। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी शामिल है। कौन शामिल है? हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 के बारे में बात करें तो 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा स्कूल विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजन किया गया मधुबनी साहित्य महोत्सव का। कहाँ पर? दरभंगा में, ठीक है। यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021 के बारे में। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 2021 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा। जो भूमि खरीदी या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी। भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं गृह दर्शन ऐप के बारे में। तो दिसंबर 2021 में बिहार गृह विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। तो गृह दर्शन ऐप किससे संबंधित है? कानून व्यवस्था से, ठीक है। इस ऐप में राज्य के सभी थानों, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का संपूर्ण डेटा रहेगा। आपातकाल या जरूरत के समय अपने नज़दीक के उपर्युक्त स्थानों की जानकारी एवं पहुँच प्राप्त की जा सकती है। बिहार विभूति सम्मान की बात करें तो मीडिया ट्रेडर्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया। किसे? रोहित कुमार को। बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात करें तो दिसंबर
2021 में बिहार सरकार ने घोषणा की कि बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक तथा थर्माकोल से बने उत्पाद पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से। पूर्व में यह प्रतिबंध जो है 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था। पहले ये 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था, अब क्या है, ये 1 जुलाई 2022 से। तो इसको अपडेट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वहाँ पे 15 दिसंबर ही बताया गया है। यहाँ अपडेट रखिएगा कि कब से लागू हो गई, 1 जुलाई 2022 से। यह प्रतिबंध ई कॉमर्स कंपनी, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल आदि पर भी लागू होंगे। ध्यातव्य है कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण देश में प्रतिबंध लागू होगा। आगे बात करते हैं एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की गई। तो 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों परियोजनाओं बरौनी और बाढ़ इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र ये बेगूसराय में है और इसके चरण 2 की जो क्षमता है वो 500 मेगावाट की है। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर की जो क्षमता वो 660 मेगावाट की है। बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है। एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट स्थापित क्षमता है। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो 25 नवंबर 2021 को एनआईटी पटना के निदेशक तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय इसरो ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र RAC का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। कहाँ पर? पटना में। एनआईटी पटना में स्थापित RAC अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समाहित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश 8.11 स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि 5.74 स्कोर के साथ बिहार को सबसे अंतिम 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्मार्ट पुलिसिंग में सूचकांक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है और बिहार अंतिम पे 29वें स्थान पर। SDG शहरी सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया। उल्लेखनीय कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किए गए हैं। सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया। बिहार के पटना ने 57.29 समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान हासिल किया है, मतलब 56 शहरों में 52वें स्थान पर, जबकि सूचकांक में शिमला जो है नंबर 1 पर है। झारखंड के धनबाद सबसे आखिरी पर है। देखिए इसमें जो है शिमला शीर्ष पर है, झारखंड का धनबाद जो है वो 56वें स्थान पर है और बिहार का जो है बिहार का पटना ये 52वें स्थान पर 52वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में रखा गया है, जिसका सूचकांक जो है 50 से लेकर 64 के मध्य में है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बारे में बात करें तो 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। किसमें हुआ है? बिहार के लिंगानुपात में। देखिए वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण जो NFHS 4 था कि 162 से बढ़ करके यह 190 हो गया। लिंगानुपात जो है 162 से बढ़ करके 190 हो गया। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1111 है। 1111 है। शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण NFHS 4 के 3.4 से घट करके 3 हो गई है। ठीक है, 3.4 से 3 हो गई है। राज्य में 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। कितना है? 57.8%। NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो NFHS 5 में बढ़ करके कितना हो गया है? 55.8%। काफ़ी अधिक बढ़ा है, 24.1 से 55.8% हो गया। वहीं राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। ये एनीमिया की जो पेशेंट महिलाएं इनकी भी संख्या या परसेंटेज बढ़ा है। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें, बिहार
देखिए 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 हेतु घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। तो अभी कुछ समय पहले हमने पद्म पुरस्कार 2022 की बात की, जिसमें 2 लोग बिहार शामिल थे। अब यदि इसके पहले वाला भी पूछते थे कि बिहार का प्री की परीक्षा काफ़ी पहले होनी थी, तो हो सकता है 2021 का पूछे तो उसको भी याद रखिएगा। तो 2021 के लिए 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेटेस्ट 2022 वाले में 128 हस्तियों को। इसमें 2021 वाले में बिहार की 5 हस्तियां शामिल थी, जबकि 2022 में 2 हस्तियां शामिल हैं। देखिए वर्ष 2021 के लिए श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं निम्नलिखित 4 हस्तियों को पद्म श्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया था और 4 हस्तियों को पद्म श्री। श्रीमती दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग में, श्री रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में लोकमंच कलाकार, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को सार्वजनिक चिकित्सा के क्षेत्र में, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। आगे चलते हैं 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के बारे में। तो ये 7 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय के 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ठीक है, तो 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय में, राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए 7 से 9 नवंबर 2021 तक इस सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है या किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपराएं। विदित हो कि 5वें सम्मेलन का आयोजन जो है जुलाई 2021 में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में ही किया गया था, यहीं पर किया गया था। और प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। पहला जो है मध्य प्रदेश के सांची में 2012 में हुआ था। 6ठा जो हुआ है वो राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में। 5वां इससे पहले भी यहीं पर हुआ था। आगे बात करते हैं 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में। तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। इसमें बिहार भागीदार राज्य, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य थे। बिहार भागीदार राज्य और उत्तर प्रदेश झारखंड फोकस राज्य थे। बिहार पवेलियन ने इस मेले में स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुआ है। बिहार इससे पूर्व 5 बार 2014, 15, 16, 18, 19 में स्वर्ण पदक जीत चुका है और यह इसका 6ठा अवसर था जब इसने जीता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में 17 छूटा हुआ, 17 में इन्होंने नहीं जीता था। इसके बाद 19 के बाद 20 में नहीं, 21 में। राज्यों की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ है। केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला है ओवरऑल राज्यों की श्रेणी में। बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के बारे में बात करें तो बिहार में 17 नए एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। इनसे प्रतिवर्ष 35.2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये 17 कहाँ लगाए जाएंगे एक बार नाम देख लीजिए। मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिएगा पूर्वी चंपारण पे तो है परंतु पश्चिमी चंपारण में नहीं है। इसमें पटना का भी नाम नहीं है। ध्यातव्य है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2021 में एथेनॉल नीति लागू की थी। आगे बात करते हैं बिहार का पहला पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा है। कहाँ पे है? सहरसा में है। तो देखिए यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत हुआ है। इससे कार्य में क्या होगी? पारदर्शिता आएगी। तो ध्यान रखिएगा सहरसा के बाद सहरसा नाम को। आगे देखते हैं। देखिए ध्यातव्य है कि नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद जो है ये देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। ठीक है, पहला पेपरलेस विधान परिषद। जबकि विधानसभा कौन सा बना? नागालैंड बना है अभी हाल ही में। तो इन फैक्टों को भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब स्थापित किए जाएंगे। गति शक्ति योजना के तहत बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब योजना 5 जगहों कहाँ पे? भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर जलमार्ग, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई।
जलवायु संवेदनशील सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो यह सूचकांक मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी नाम से अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। इस सूचकांक में 0.616 अंकों के साथ असम जो है सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। कौन सा है? असम जो है सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। बिहार जो है चौथा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। और जिला स्तर पर असम का घेमाजी भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। और बिहार में बाढ़, सूखा एवं चक्रवात तीनों संदर्भों में दरभंगा जो है, कौन सा? दरभंगा सबसे संवेदनशील जिला है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। जबकि रैंकिंग में क्रमशः मतलब मधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया एवं अररिया सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। आगे बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की गणना के बारे में। तो 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, कब होता है? 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की थी। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर के कहल गांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगोटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कहां से कहां तक? बिहार के सुल्तानगंज से लेकर के कहल गांव तक। आगे देखते हैं इसमें, देखिए विदित हो कि गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। NIRF रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो NIRF की इस रैंकिंग में बिहार के 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली। कौन से? IIT पटना को, जिसमें समग्र श्रेणी में IIT पटना को जो है 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, तो सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुतखेड़ स्थित CRPF के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS व STF में इनकी तैनाती होगी। बांका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है। तो 21 दिसंबर 2021 को बांका जिले के बौसी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। मंदार पर्वत के समीप ही सीताकुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। ठीक है, भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। वासुपूज्य जो है जैन तीर्थंकर थे। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया। ध्यातव्य है कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो पहला जो है वो राजगीर रोपवे है और दूसरा आपका कहाँ पे? बांका में है। बांका में मंदार स्थित पर्वत पर। इसके अलावा बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाओं, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम व रोहतासगढ़ किला, गया जिले में डुंगेश्वरी ब्रह्मयोनी पर्वत और प्रीतशिला पर रोपवे निर्माण की योजना है। रैली ऑन व्हील्स की बात करें तो बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। रैली ऑन व्हील्स क्या है? बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। 30 सितंबर 2021 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसको शुरू किया गया। 2 अक्टूबर को झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में समाप्त हुआ। ठीक है, प्रारंभ होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है बिहार के। और इसका समापन कहाँ पे हुआ? झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया। बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर की बात करें तो 4 सितंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक से लेकर NIT तक डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया है। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए होगी तथा 3 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। अभी इसका शिलान्यास किया गया, लोकार्पण नहीं किया गया। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करें तो 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? दरभंगा में किया गया है। दरभंगा में 6 एकड़ तालाब में स्थापित यह प्लांट निजी कंपनी अवादा एनर्जी द्वारा संचालित है। यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को बिजली स्थानांतरित करेगी। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगी। ध्यातव्य कि बिहार के दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण सुपौल जिले में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? पहला जो है आपका दरभंगा में, पहला दरभंगा में, दूसरा सुपौल में। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। किसने जारी किया है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने जीवन गुणवत्ता सूचकांक। इस सूचकांक में बिहार 51.82 स्कोर के साथ बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में 13वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र है। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में पहले पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। उत्तर प्रदेश जो है का स्थान 7वां है। इस सूचकांक के ढांचे में 4 स्तंभ, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा तथा कुल 8 उप स्तंभ हैं।
4 स्तंभ वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा तथा कुल 8 उपस्तंभ हैं। आगे देखते हैं इसमें विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की। तो 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन द्वारा बक्सर नगर पालिका बिहार में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया। कहाँ पे? बक्सर नगर पालिका में। यह भस्मक बक्सर के वार्ड 32 में ज्योति चौक पर स्थापित किया गया है। इसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार नवाचार चैलेंज के माध्यम से चुना गया था, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। यह भस्मक 50 किलो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को प्रतिवर्ष दर से समाप्त करेगा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, जयप्रकाश नारायण की जीवनी जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये अगस्त 2021 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसकी जीवनी है? तो जयप्रकाश नारायण की। इसके लेखक कौन है? विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म अक्टूबर 1902 में और इनके द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इन्हें संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 में प्रारंभ किया, इसके जनक माने जाते हैं। सेव आवर गार्जियन ट्रीज, सेव आवर गार्जियन ट्रीज। तो अगस्त 2021 में पूर्वी चंपारण जिले के, कहाँ पर? पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इस आंदोलन की शुरुआत की, सेव आवर गार्जियन ट्रीज। यह आंदोलन जीविका दीदी के सहयोग से चलाया जाएगा। इस आंदोलन के तहत 70 से लेकर के 400 वर्ष पुराने वृक्षों गार्जियन का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेव आवर गार्जियन ट्रीज मतलब पेड़ों को बचाने संबंधित एक पहल है। पटना में लागू होगी स्माइल योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना को सरकार ने देश के 10 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है जुलाई 2021 में। इन 10 शहरों में पटना भी शामिल है। पटना के अतिरिक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है, मुंबई, नागपुर एवं अहमदाबाद में लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार से पटना है, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है। आगे चलते हैं। इसमें इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के बारे में बात करें तो जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया है। बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया जहाँ खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो 6ठा आपका बिहार है। इसके पहले 5 कौन से? गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा बिहार वाले का? नालंदा की राजगीर में होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से ही बन रही स्पोर्ट अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होंगी। वार्षिक बिजली रिपोर्ट की बात करें तो 30 जून 2021 को भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा द्वितीय वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में बिजली गिरने की घटना में 331% की वृद्धि हुई है। इसके बाद सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई है। बिजली गिरने की सर्वाधिक घटना कहाँ पे हुई? पंजाब में हुई है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? बिहार में। जबकि समग्र बिजली गिरने के मामलों की संख्या में उड़ीसा शीर्ष पर है, बिहार 9वें स्थान पर। देखिए, बिजली गिरने में जो वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है उसमें परसेंटेज के मामले में देखेंगे जो वृद्धि हुई है वो पंजाब है, जबकि वृद्धि के मामले में ही बिहार जो है दूसरे पे है। परंतु समग्र बिजली गिरने की संख्या के मामले में देखेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर है और बिहार 9वें पर है। बिजली गिरने से मृत्यु के मामले में बिहार जो है वो शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। लीडर सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना के बारे में रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए, लीडार सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 नवंबर 2021 को रिपोर्ट जारी की। 25 जून 2021 को यह रिपोर्ट 10 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा से संबंधित। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें बिहार शामिल है। इसमें लीडार तकनीक का उपयोग किया गया है जो वन क्षेत्रों में पानी और चारे की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा। यह जल संरक्षण एवं मानव पशु संघर्ष भी कम करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपये
ब्याज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। महिला वाले में ब्याज मुक्त है, ठीक है, परंतु यहाँ युवा उद्यमी वाले में 1% का ब्याज उपलब्ध लगाया जाएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें, डगमारा जल विद्युत परियोजना जून 2021 में डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास जिला सुपौल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस पर स्थापित है, किस नदी से संबंधित है, तो ध्यान रखिए कोसी नदी से, ठीक है, कोसी नदी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और कोसी कोसी जो है यह एक सीमा पारी नदी है, मतलब ये एक देश से दूसरे देश में जाती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है कोसी नदी। आगे चलते हैं, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं। वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ। पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक वैमानिकी वैज्ञानिक का 77 वर्ष की अवस्था में दरभंगा में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी तथा 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विभाग में के संगठन में उन्होंने कार्य किया था। और जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस है, इसके विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जल विद्युत भेद्यता आकलन रिपोर्ट के बारे में। तो 17 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बिहार सहित अन्य 7 पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। तो कौन कौन से? बिहार है, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार शामिल है। ठीक है, कौन से 7 हैं? तो देखिए, झारखंड है, मिजोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार सहित अन्य 7 पूर्वी, मतलब कुल 8 राज्य हैं। ठीक है, कुल 8 राज्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी क्रमशः सर्वाधिक सुभेद जिले। कौन कौन से? किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी। जबकि औरंगाबाद सबसे कम सुभेद जिला है, पटना सूची में 14वें स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। ठीक है, यह बिहार का दूसरा मेगा फूड पार्क है। पहला का निर्माण खगड़िया जिले में किया गया, दूसरे का आपका कहाँ पर किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। वर्तमान में भारत में कुल 22 मेगा फूड पार्क हैं, जिसमें से 40 से अधिक निर्माणाधीन है। नहीं, 22 मेगा फूड पार्क है संचालित है तथा 40 जो है निर्माणाधीन है, जिसमें से 2 आपके बिहार में, एक आपका खगड़िया जिले में, दूसरा जो है आपका मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम के बारे में बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत 19 मार्च 2021 को प्रारंभ की। इसकी शुरुआत आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में हुई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील ताप दीप्ति बल्ब जमा करने के बदले 3 वर्ष की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को 10 रुपया देना होगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में बिहार का आरा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। पहले चरण में बिहार के आरा को शामिल किया गया है। बोधगया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर, बोधगया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक बोधगया और राजगीर में ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतया अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2021 में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य हेतु राज्य सरकार लखीसराय एवं भागलपुर में, कहाँ पर? लखीसराय एवं भागलपुर में 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी करेगी। बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बिहार सरकार ने इस नीति की घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत इथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का, गुड़, टूटे चावल, सड़े अनाज आदि का प्रयोग किया जाएगा। यह नीति वर्ष 2025 तक लागू रहेगी। कब तक? 2025 तक लागू रहेगी। वर्तमान में बिहार में 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। वर्ष 2050 तक यह 50 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये बिहार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में किया। तो ये आपके जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 8 मई को होनी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।